चलो, तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि संधि में वर्णों की बात थी, आ जमा ए मिलकर आ हो रहे थे। यहां वर्णों की नहीं, शब्दों की बात है। लेकिन शब्दों से पहले क्या शब्द मिल सकता है? पद। और पद ना मिले तो क्या कहेंगे? अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं कि समास में क्या प्रयुक्त होते हैं, तो शब्द कहेंगे। शब्द से पहले किसको ढूंढना? पद ना मिले तो क्या होंगे? शब्द। दोनों का अंतर मैं बता चुका। एक वाक्य में आने के बाद है और एक वाक्य की खुली है। जैसे गाय का उदाहरण दिया था, और जब गाय हमारी माता है तो वो गाय जब वाक्य में आ गई तो पद बन गई थी, क्योंकि पदों का परिचय बनता है, शब्दों का कोई परिचय नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो, फिर उसी तरीके से समझेंगे इसकी परिभाषा को। आपसे कोई ये पूछ ले कि पद कितने साल का है, तो क्या कोई बता पाएगा? मेरे हिसाब से इसको कोई नहीं बता पाएगा कि कितने वर्ष का है, इसका हैप्पी बर्थडे कब आएगा, जी रहा या मर गया। लेकिन इसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। ये जैसा भी है तैसा भी है, इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ कितनी परिभाषाएं बनाई? 2 परिभाषाएं बनाई। एक वाक्य की परिभाषा बनाई और एक समास की परिभाषा बनाई। क्लियर है? अब देखो, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा, राम स्कूल जाता है। निम्नलिखित वाक्य में कितने शब्द हैं? 1 2 3। कितने हैं? हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, उसको मुख्य वर्ब नहीं मानते। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेगी? राम गोज टू स्कूल। तो फिर गोज टू को एक में ही तो काउंट करते हैं, प्रीपोजिशन कोई अन्य थोड़ी लेते हैं। तो 3 वर्ड्स हैं वहां भी। यहाँ कितने ले लिया हमने? 3 ले लिए। 1 2 3। तीनों के बीच में क्या है? ये है हिंदी में भी, पर दिखाते नहीं, क्योंकि ये इसका मतलब है इसको और इसको क्या कर रहा है ये। अगर ये नहीं होता तो मैं राम यहाँ लिखता और स्कूल यहाँ लिखता, और भाई जाता लिखा था परले रूम में। बनता कभी राम स्कूल जाता है? इसलिए इनको जोड़ने के लिए हम इसका चिन्ह दिखाते नहीं, पर होता जरूर है। अब इसका मतलब तो क्या है भाई? जोड़ योग, जोड़ योग या मेल। अब जोड़ योग मेल कम से कम कितनों का होगा? 2 का। तो फिर परिभाषा क्या बनाओगे? 2 या 2 से अधिक। अब मेल कैसा होना चाहिए शब्दों का? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वेरी गुड। सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द ही पद है, पद ही शब्द है। जब आप अविवाहित थी तब आप कन्या भी थी, कुमारी भी थी, लड़की भी थी। जब आप शादीशुदा हो चुकी तब आप लड़की नहीं रही, आप स्त्री हो गई, महिला हो गई, औरत हो गई। वही बात है। तो जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक ये, और शादी होने के बाद मतलब इनको वाक्य में डाल देंगे तो पद, और वाक्य से हटा देंगे तो फिर वो शब्द है। समझ जाओ तुम किस तरह से। ठीक है ना? चलो भाई आगे। अब रोहित आ गया। रोहित स्वागत है भाई। समाज चल रहा है। रोहित थोड़ा सा लेट कनेक्ट हो पाए, कोई बात नहीं, आएगा समझ में। चलो भाई आगे चलो। इससे हो गई इतनी बात, आ जाओ इधर। अच्छा, यहाँ पर इस शब्द को मैंने क्यों लिखा, ये तो सभी के दिमाग में होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इसको ये भी कह देता जाता है सकूल राम, तो क्या फिर शुद्ध वाक्य होता? इसलिए शब्दों का मेल हमेशा कैसा होना चाहिए? सार्थक। और हिंदी ये कहती है कि मेरा इंजन अपनी जगह रहेगा, गार्ड का डब्बा अपनी जगह, बीच में जितनी सवारी बैठाने उतने डब्बे जोड़ते रहो। मतलब कर्ता अपनी जगह रहेगा, क्रिया अपनी जगह रहेगा, बीच में कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी कारक शब्द या फिर कोई भी क्रिया विशेषण आ सकता है, कोई विशेषण शब्द आ सकता है। ठीक है? अब देखो क्या लिखा हमने? समास। ठीक है? अब समास को मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर प्यार से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है।
आपने लिखा है किए हुए उपकार को मानने वाला। चलो और इससे छोटा ले लो, बार बार इन चीजों पे जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और होशियार तो हो तुम। नीला है कंठ नीलांबर, नीलकंठ। नीलांबर क्या करोगे? पहले तो ये देखो, अब अंबर के दो अर्थ हैं, एक तो अंबर आसमान और एक अंबर वस्त्र है, पर इसमें वस्त्रों का जिक्र है कहीं। अब ध्यान से देखो पहले तो, क्या ये शुद्ध वाक्य है यहां से यहां तक? शुद्ध वाक्य है। वाक्य में मैं अभी अभी कह रहा था क्रिया अपनी जगह रहेगी, कर्ता अपनी जगह रहेगा, यहाँ कर्ता का कोई अता पता नहीं है। यहाँ तो कोई पूछ लेना कि जाने का काम किसने किया, तो फिर राम उस वाक्य का क्या बन गया। और यहाँ पर नीलाकंठ है किसका, कोई दिखाया? वो हम सोचेंगे वो बाद की बात है, लेकिन वाक्य में दिखाया क्या, इसलिए कर्ता नहीं है। चलो छुपा दिया गया होगा। तो यहाँ क्रिया कहाँ रख दी उसने? आगे रख दी। रानी कहाँ थी? पीछे। इसलिए ये शुद्ध वाक्य अर्थात कैसा नहीं है, ये मेले, इसलिए वाक्य तो कहलाएगा नहीं। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर भी आपने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है ना। और जोड़ने के लिए फिर कितने मिले? दो। तो इस बात को यही तो कह सकते हो ना, दो या दो से अधिक शब्दों के शब्दों का क्या हो रहा है यहाँ पर? शब्दों का मेल तो हो रहा है ना। हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। अब देखो मेल तो कर दिया, और मेल से आपने क्या बनाया, क्या बनाया मेल से आपने? तो फिर कहता मेल से बनने वाला नया शब्द, बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? अब इन शब्दों का आपने मेल किया ना, तीन शब्दों का, और तीनों के मेल से क्या बनाया? तो नीलकंठ शब्द क्या है? समास है। और यहां पर यही शब्द जो है ये संक्षिप्त रूप है कि विस्तृत है? तो संक्षिप्त रूप होता है समस्त पद, और जो विस्तृत रूप है वो है सामासिक विग्रह। क्या है वो? सामासिक। अब बताओ यहां तक क्या समस्या है? अब बताओ यहां तक क्या समस्या है? इससे प्यारा क्या समझोगे आप? चलो आगे। है SAMAS। सर्च कर लेना अब जा करके। मैंने तो दिया बता जितना बेरा था। ये लिख लिया भाई, आगे बढ़ो रे। अब देखो इधर देखो, वापस वाक्य की तरफ। यहाँ देख सूर्यशी, मैंने ये कहा कि राम स्कूल है, और मैंने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। बनाना एक शब्द है, कोई बनेगा? इसमें कोई समास भी नहीं होगा। और मैं आपसे कह दूं रे नीलकंठ का मतलब क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि नीले कंठ वाला, या नीला है कंठ है। और मैं कहूँ रे नीले कंठ वाले को क्या कहते हैं, तो फिर आप ये शब्द शब्द क्या आएगा? पर्याय नहीं पूछ रहा, फिलहाल क्या कहेंगे? नीलकंठ कहेंगे। और मैं कह दूं रे बताना एक बार राम स्कूल जाता है कोई एक शब्द जिसका मतलब ये निकलता हो, तो इसका मतलब समास वही होगा जब सभी को मिलाकर के, सारे शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बन जाए। एक शब्द बन जाए तो समास होगा, अन्यथा समास से नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? भेदों की ओर चलो। ये अगला है अपना काम, समास के भेद। क्या कहेगा भाई? अब ध्यान से देखना, सस्पेंस बरकरार रहेगा कुछ देर के लिए, फिर मिट जाएगा। अगर हमसे डायरेक्ट पूछे समास के भेद होते हैं, और पेपर में ये देख करके ऑप्शन तो देगा ना, आंसर क्या करेंगे? समास के भेद होते हैं इतना ही पूछे तो क्या करोगे?
समास के सामान्य भेद, समास के सामान्य भेद पूछे तो भी आंसर, समास के मुख्य भेद, अब आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, 4। आपसे पूछेगा प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर अप्रधानता के आधार पर समास के भेद क्या होगा भाई, क्या मतलब 2 तरीके से हमारा उत्तर क्या निकला है 6 और 2 तरीके से क्या निकला है 4। तो 4 वालों में उत्तर केवल इतना याद रखना, यहां तो किसकी बात कर रहा है अंजना, इसी प्रधानता को हम चौधर बोलते हैं कि जिसकी चौधर है ना उसी की प्रधानता है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन सीएम योगी है तो फिर उसकी चौधर है, मतलब उसी की, ठीक है कि नहीं, इसी चौधर से तो चौधरी बनते हैं, इसी में ई प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे तो चौहान है ना, और तू फिर इस शब्द से भीग गया तो तेरा जीना ही फिर बेकार है। पृथ्वीराज चौहान की तो पूरी सल्तनत थी। उसका इतिहास तो जानती है ना, है पढ़ा है कभी पृथ्वीराज चौहान को, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीरीज देखो, सीरियल उसका जो बना हुआ उसको देखना चाहिए, वो बचपन में देखा ना, अब देखना। चलो भाई आगे, ये दोनों डाउट क्लियर है ना, यहाँ सामान्य शब्द मिला है या कोई भी ना मिले तो भी आंसर क्या रहेगा 6। अब अगली बात मैं इन 6 के नामों से परिचित भी करवा रहा हूं, साथ में परिभाषा भी दे रहा हूं, ठीक है। अब कई बार स्टेटमेंट आ जाती है ऊपर और पूछ लेते खालिस्तान कहलाता है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल ट्रिकी वे से मैं इनकी परिभाषा बताऊंगा, ध्यान से देखना है, फिर भी समझ में ना आए तो उत्तर पूछ लेना मेरे से दोबारा से। नंबर 1 पर लिखा मैंने कौन सा समास है, नंबर 2 पे लिखा मैंने कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। नंबर 3 पर लिखा मैंने यहाँ पे द्वंद्व समास। नंबर 4 पे लिखा द्विगु समास, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया तत्पुरुष समास। और नंबर 5 पे लिखा है मैंने 5 को इस तरह से लिख दिया, सॉरी 5 को लिख दिया है हमने येलो। नंबर 5 पे लिख दिया हमने कर्मधारय। नंबर 5 पे लिख दिया हमने, अब ये कई देर में मानेगा, यार तुम भी क्या याद है। हाँ ये शुद्ध शब्द तो वास्तव में यही है, ठीक है ना, वो लिखा गया इसलिए मैंने दोनों रूप लिख दिए, कर्मधारय। हाँ, और फिर अगला है 6ठे नंबर पे कौन सा है भाई, द्विगु। देखो ये टोटल नाम है हमारे सामने इनके, ये टोटल नाम है। सबसे पहले नंबर पे क्या आया, क्लियर है, 1 2 छुप गए, ये लो बस, अब ठीक है ना, दिखाई दे रहे हैं साफ। ये 6 नाम है, लेकिन मुख्य जो भेद पूछे जाएंगे ना आपसे, तो मैंने संख्या कुछ अलग तरीके से लिखी है, और जब 6 में आया तो मुख्य तो यहां तक है भैया, आपके मुख्य तो कहां तक है, यहां तक है, यहां तक मुख्य, बाकी तो इनकी संख्या मैंने चेंज कर दी ना लिखते टाइम। आई बात समझ में भाई। मुख्य समास के भेद आएंगे तो कौन कौन से हैं, अव्ययी, बहुब्री, द्वंद्व और तत्पुरुष। फिर पेपर में ये पूछ ले कि जी कर्मधारी और द्विगु ये दोनों किसके उपभेद हैं, तो दोनों उपभेद हैं किसके, तत्पुरुष के उपभेद हैं, दोनों किसके उपभेद हैं, तत्पुरुष के उपभेद हैं।
मैंने ये कहा कि मुख्य भेद पूछे तो 1 2 3 4, यहां तक मुख्य भेद है, तत्पुरुष तक 4 भेद लिखे थे ना हमने, तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए 4 मुख्य कौन कौन से हैं। तो फिर गौण कौन कौन से हो गए, कर्मधारय और द्विगु हो गए। समास को कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई रोहित। चलो हाँ, किसमें रूप, तत्पुरुष में रूस, रूस छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, रू छोटा आएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष पुरुष नु थोड़ेगा पुरुष, क्या कहोगे पुरुष, तो रू छोटा, और मैं एक तो नु को रूप या रूप, रूप तो रू कैसा आएगा। चलो भाई आगे, आगे इतनी बात है। अब जो मैं बात बता रहा हूं परिभाषा तो बिल्कुल ही लॉजिकल रहेगी, बस थोड़ी देर माइंड में सेट कर लेना, फिर शब्द दिखेगा अपने आप उत्तर निकाल दोगे, विश्वास है मुझे पूरा। मैंने ये कहा कि जब भी हम अव्ययी भाव समास को देखेंगे तो ध्यान से देखो एक बार, परिभाषा करते समय प्रत्येक समास को, केवल परिभाषा करते समय प्रत्येक समास का जो नाम दिया है ना, उस नाम के कितने टुकड़े करो, और ऐसे टुकड़े होने चाहिए जो अच्छे भी लगे, कि उनका थोड़ा बहुत अर्थ भी निकले, और अर्थ भी ना निकले तो देखने में थोड़ा सा सही लगे। यहाँ इसके क्या टुकड़े होंगे, अव्ययी जमा, अव्ययी जमा भाव। फिर इसके बाद जो मैं कह रहा हूं इसके क्या टुकड़े होंगे, बहु जमा व्रीहि। अब इसको एक बार तोड़ के देखना, दव जमा न दव और दवन जमा दव, इसके टुकड़े नहीं। ठीक है, इतना काम। तत्पुरुष को जब तोड़ोगे तो क्या टुकड़े होंगे, तत् जमा, कर्मधार्य को तोड़ोगे तो कर्म जमा धार्य, और द्विगु को तोड़ोगे तो द्वि जमा गु। गु से गौ बनेगा, गौ से गाय बनेगी, इसलिए द्विगु का अर्थ ही क्या है, 2 गाय। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं करना, अगर इतना काम कर लिया तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि परिभाषा सभी की याद हो चुकी तुम्हें, बस बताना बाकी है थोड़ी देर के लिए। जब घर से बाहर निकलते हो, कोई बूढ़ा बड़ा मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हो। राम राम शब्द बोल दिया तुमने, एक समास निकाल दिया मुंह से, पर यही नहीं जान पाए कि कौन सा समास है। पढ़ तो लिया वहां पे तुमने राम राम, लेकिन ये नहीं पता कि हम पढ़ते हुए चल रहे हैं पर कौन सा समास पढ़ दिया, उसी चीज को आज पढ़ना है। ये टुकड़े कर लोगे ना सारे, भाई ऐसे ही करना, कभी तुम अपनी कलाकारी दिखा दो, पहली बात तो हो गया। अब मैं आपको लॉजिकल वे से आपकी ही परिवार की फैमिली से जोड़ करके रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। घर में छोटे भी और बड़े भी हैं, इसलिए प्रधानता छोटों की है बड़ों की है। तो फिर यहाँ पर मुझे देख कर बताओ कि आगे का हिस्सा बड़ा है या पीछे का, तो इसका मतलब यहाँ प्रधानता किसकी। और जब भी हम समास पढ़ेंगे तो ध्यान से सुन लो, कितने शब्द आएंगे, एक आगे एक, आगे वाले का नाम रहेगा पूर्व पद और पीछे वाले का नाम रहेगा हमेशा उत्तर पद। हो सकता है पूर्व पद दिमाग में ना रहे, इसलिए हम इसको याद रखने के लिए क्या कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, दूसरा पद। तो कई बार इसकी चौधर रहेगी, कई बार इसकी चौधर रहेगी, कई बार दोनों की चौधर रहेगी, और कई बार ना इसकी और ना ही कोई पांचवी बात बनेगी। मैं सब पढ़ा गया, सुनो एक बार। आपके गांव में भी सरपंची के चुनाव होते हैं भाई साहब, 2 ही दावेदार है जिंदगी भर के लिए। एक बार तो किसने जिता दिया, जीत गया, 5 साल गई। अगली बार किसको जिता दिया, चली गई 10 साल, अगली भी 5 गई। फिर कहता जब मैं ये कह चुका हूं कि 2 ही दावेदार हैं तो इतना तो रख लोगे याद है। दोनों ने फिर फार्म भर दिया, तो फिर हमने कहा कि भाई दोनों को सहमति से तो 2.5 वर्ष ये हो जाएगा, 2.5 वर्ष ये हो जाएगा, कितनी बात हो गई, 3 हो गई। फिर अगली बार फिर दंगल में यही दोनों कूद पड़े, तो बोला भाई तू भी अपने घर रहे और तू भी अपने घर रहे, कितनी बात हो गई, 5 ही बनाना। तो फिर और ही बनेगा, जब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, फिर नू कह लो आप वाली बात। कितनी बनी, कितनी है,
फिर से सुनो, एक बार कौन जीता? एक बार कौन जीता? एक बार। और अगली बार कोई नहीं, तो मतलब कोई। कितनी बात हुई? इसलिए मुख्य भेद कितने? 4। ये छोड़, अभी तो लिखवा रहा हूँ, इसी में आ जाएगा सब कुछ। लॉजिकल वे तो यही है इनको याद करने का। आ जाऊं वापिस? मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। ये कर ले पहले इसको। क्यों गया ला रहा छोरे? रात ने काम था इसने, कोई बात नहीं, छोड़। 6 बजे बाद रात्रि का रात का राजा है। रात को या तो कुत्ते जगते हैं या चोर जगते हैं या उल्लू जगते हैं, है ना? आदमी होते हैं वो तो सोते हैं। अनिल भाई, चोर इसलिए जगेगा क्यों? अपना काम करना है उसने, ठीक है कि नहीं है? कुत्ता इसलिए जगता है, किसी की भी आवाज आती है तो उसकी आदत यही है, क्योंकि श्वान निद्रा बोलते हैं कि इंसान को किसमें सोना चाहिए? कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ध्वनि होते ही वो तुरंत खड़ा हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए सबसे पालतू जानवर भी कुत्ता ही है। या फिर हाँ, अगर सबसे वफादार जानवर कुत्ता है ना, गाली गाली क्या अच्छी ये घट कुत्ते हैं, वो गाली नहीं देते, वो आपके ऊपर डिपेंड करते। तू ये कह रहा है कि तू मेरे सबसे वफादार है, भाई सच्चाई तो यही, लड़ाई उसी से होती है जिससे सबसे अधिक है प्यार होता है। ये तो लॉजिकल बात है भाई, धुआं वहीं होगी जहां अग्नि होगी, और जहां दुख होगा वहां सुख का होना जरूरी है, जहां सुख है वहां। अब किसी आदमी की जिंदगी में केवल ही सुख है तो उसको आनंद लेना ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या पता दुख में क्या होता है। अब मेरे जैसे ने दुख देख लिया तो फिर वो सुख का आनंद ले पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कुत्ता उसी को कहा जाएगा जो सबसे वफादार होगा। बुरा मान लेते, मैंने देखा आते ही मैंने एक दिन ये कहा था, पहले दिन कहा था, नहीं कहा तो आज बता देता हूं। कभी भी सामने वाला इंसान ना गलत था, ना है, ना होगा। गलती किसकी? एक दिन आप मुझे गाली बक रहे, मैं राजी होकर के सुन गया, अगले दिन फिर बकी, मुझे गुस्सा आ गया, क्यों भाई पहले दिन जवाब क्यों नहीं दिया तूने, ताकि वो नौबत ही नहीं आती। इसलिए हमारी हंसी खुशी, हमारा गुस्सा, नाजायज अच्छा जो भी कुछ होगा वो हमारे मस्तिष्क पे डिपेंड करेगा। हमारी बुद्धि उस समय सही है तो हम उसको हल्के में ले जाएंगे, और हमारा दिमाग किसी और तरीके से खराब है तो वो तुम्हारे पे झल्ला जाएंगे। इसलिए आगे वाला सामने वाला कभी गलत नहीं होता, गलती स्वयं की है। इसीलिए कहते हैं इंसान को खुद की गलतियां नजर, तभी तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाज टूटता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लिख लिया रही है? अब आ जाओ, मैं इसको साफ ही कर रहा हूं इसी को। ये अब देखो, इतनी बात सभी की दिमाग में आ गई तो फिर आगे वाली सारी चीज समझ में आएंगी। आगे वाले पद का नाम क्या था? इसलिए इस समास में कौन सा पद प्रधान होगा? अब पूर्व पद, ध्यान से देखो पहले, पूर्व पद क्या है? प्रधान। ये आगे का हिस्सा किसी और में बड़ा है तो फिर समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। एकमात्र वो समाज जिसका कौन सा पद बड़ा मिला, इसलिए एकमात्र वो समाज जिसका कौन सा पद प्रधान होगा। लेकिन इसने एक बात साथ कह दी कि ये शब्द क्या आया है ये, इसलिए अव्यय तो और किसी में नहीं होते, क्योंकि अविकारी शब्द होते हैं ना, और अविकारी वो होते हैं जो कभी परिवर्तित है। तो इसका मतलब जिस समास का कौन सा पद है? पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, तथा उत्तर पद, उत्तर पद क्या हो? अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। खत्म समस्या हमेशा के लिए। चौधर तो किसकी रहेगी? पहले पद की। लेकिन दूसरा शब्द क्या होगा? अव्यय। और जब दोनों मिल जाएंगे ना तो पूरा पद क्या हो जाएगा? ये मैं तो आगे की जानकारी दे दी वैसे। पूरा ही पद क्या होगा? अव्यय। पूरा ही पद क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। अव्यय मतलब जो कभी परिवर्तित ना हो। अरे अविकारी, जो लिंग वचन काल के अनुसार ना बदले। तो देखो अब तक तो ये बदल सकता है, लेकिन इसमें ये शब्द मिल गया ना, तो फिर ये शब्द मिलने के बाद कहता फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हो?
वो जब मैं उदाहरण दूंगा तो सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। ये थोड़ी सी आगे की बात कर दी मैंने, लेकिन परिभाषा मेरी तरफ से तथा उत्तर पदे अव्यय, तो समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव। बढ़ो आगे, साथ साथ लिखते चलो, लिखो साथ साथ लिखते हुए चलो। अव्ययी की परिभाषा आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, गारंटी है। जब जब समास आएगा तब तब मैं भी आऊंगा दिमाग में, आऊंगा कि नहीं आऊंगा? प्रथम पद प्रधानता से मतलब यह है कि जिस जो शब्द आएंगे उस शब्द में जिक्र किसका रहेगा? मुख्य रूप से पहले का, उसी के कारण ये समास कहलाएगा, अन्यथा इस समास में कुछ और नहीं है। जैसे मैं फिर भी तेरी बात है सरिता यही क्लियर कर दूं, मैंने एक शब्द लिखा है पीछे, क्या? जानवर। आगे क्या लिखा मैंने? ये आ अपने आप में क्या है? और उपसर्ग क्या होते हैं? सारे उपसर्ग क्या है? तो मतलब यहां चौधर किसकी है? देखो, प्रधानता तो इसकी होगी ना, पर जिक्र किसका है? जैसा नाम वैसा काम, तो इसके मिलने से ये सारा शब्द क्या हो गया? अब तो आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये जब मैं इसके उदाहरण दूंगा तब और क्लियरिटी करते हैं इस शब्दों की। चलो आगे, कोई समस्या यहां तक? देखो अगली बात कर रहा हूं मैं, नंबर 2 पे ले लिया हमने बहुब्री समास। कौन सा है? अच्छा ध्यान से देखना एक बार, दोनों बराबर नहीं लग रहे शब्द, क्या किसी और में है दोनों बराबर? इसमें तो हो सकते हैं, इसी में है ना, इसमें इसमें ही है, फिलहाल इतनों में ही है। चलो रेसलिंग सुनिए, देखी भी है, कुश्ती दंगल यही सुना होगा ना आपने नाम, जिसको द्वंद्व युद्ध भी कहते हैं वैसे तो, वो आगे की बात है। मैंने कहा दोनों की कुश्ती शुरू करवा दी, क्योंकि दोनों का वेट क्या है फिलहाल, बस मेरी बात को दिमाग में रखनी है, फिर अपने आप बैठ जाएगा। दोनों का सेम है ना वेट, अब मैं जैसी जैसी बातें करूं वैसी वैसी माइंड में जाने दो। दोनों का वेट बराबर था, फिर जरूरी नहीं कि जीत हार हो ही हो, बराबरी पे मुकाबला नहीं छूट सकता क्या? लगभग मुकाबले किस पे छूट जाते हैं? छूट जाते हैं। कौन करवाती है मैच? कमेटी रखेंगे याद, कोई भी कमेटी करवाएगी कि नहीं करवाएगी? आई इतनी बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं दोनों ये जीत, दोनों कुश्ती कर रहे थे जीत के लिए, और जीत में हो सकता है ट्रॉफी मिलती, कोई इनाम मिलता। तो अब इस कहता है कि जब ना ही तो इसको इनाम मिला और ना ही इसको मिला, तो क्या दोनों की चौधर हुई? तो फिर न तो पूर्व पद प्रधान, ध्यान से सुन लो अपने आप क्लियर हो जाएगा, और न ही, अरे सुन तो लो तुम, न के बाद जब भी ही आती है वहां छोटी हो जाती है। हाँ कैसी हो जाएगी? नहीं उत्तर, अलग अलग करेंगे तो बड़ी और इकट्ठी लिखेंगे तो छोटी। और नहीं न योजक शब्दों के बाद जो आती है, अगर सिंगल नहीं लिखूंगा तो कैसी रहेगी? बड़ी। लेकिन योजक शब्द के बाद जो नहीं आएगी वो कैसी हो जाएगी? ही छोटी। और न ही उत्तर पदे, उत्तर पद प्रधान हो। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, पूरी नहीं हुई ये बात, जितनी हुई थी उतनी लिखवा दी है भाई। ना तो ये जीत पाया और ना ही, तो फिर भाई इनाम किसके पास है? कमेटी के पास। कमेटी कौन सा पद है अब? तीसरा। तो फिर ये अपनी इनाम के लिए जीत रहे थे और ले कौन रही है? तो फिर चौधर किसकी होगी अब? तो फिर जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि जहां अन्य कह दूं, जहां अन्य पद प्रधान हो, वो समास कौन सा? वो समास कौन सा भाई? बहुब्री समास होता है। वो समास कौन सा भाई? बहुब्री होता है। दो समास हो गए ना,
हाँ, ही पे बिंदी अनुस्वार है, ये रही ना, ये चंद्र बिंदु तो ये है। हाँ, मैं वही तो कह रहा, अब ध्यान दिया तूने, सो रहा है ना, मैं कह रहा था कोने में बैठ के। मैंने ये कहा योजक शब्द के बाद नहीं आएगी तो ही छोटी, और वैसे सिंगल लिखेंगे तो बड़ी। दोनों बातें तो कर ली। अरे मैडम ये रहा, कहाँ गई, ये रही यो, तो ये तो वैसे खिंची लाइन ले ले गाड़ी कर दी इसने, ये बात क्या समझ रहे? यहीं पे बिंदी आएगी। चलो अब आगे, दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई। अब देखो दो टुकड़े सेम थे ना, चलो ना यहीं की यहीं उसी के पास, ताकि बात बराबर क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, द्वि का मतलब क्या है, द्वि का मतलब क्या है, दो है, और गु का मतलब क्या है, गो। गु से गऊ बना, गऊ से गाय बना, और द्वि का मतलब क्या हो गया, दो हो गया। तो टोटल बात क्या बनी, बैठे यहाँ, अरे मैं कहूं बाहर देख के आना कितनी गाय हैं, आपने क्या कहा, कर दो गाय, यही कहा ना। किसका जिक्र कर रहे हो, कौन सा पद है, इसलिए प्रधानता किसकी है। नहीं ये भी कह देते दो आकिल है, दो झोटे, दो बैल है, कुछ भी कह सकते थे, पर काउंटिंग किसकी कर रहे हो, इसका मतलब चर्चा किसकी है, तो फिर चौधर उसी की, जिसकी चर्चा है उसी का दम है उसी में, तो इसका मतलब कौन सा पद है, तो फिर उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद प्रधान। वाह, ठीक है, इतना काम। अगला पद दो है ना, कौन सा पद है ये, और पूर्व पद संख्यावाची है कि नहीं है, तो इसका मतलब जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, वो समास क्या कहलाएगा, तो समास क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। समझ में आना चाहिए भाई, है? चलो रे आगे, देख लिया, करवानी है जी, होगा ना आसपास तो, बढ़ो आगे, देखो अब इसके बाद। अच्छा ये साफ कर दो, नेक्स्ट ले लो, चलो एक एक को लिखते रहेंगे, फिर कर्मधारय तेव को देख लो, पीछे चल गए पीछे से ही आ जाते हैं। अगला नाम क्या लिखा है आपने, कर्मधारय, क्या लिखा है भाई हमने, अब कर्मधारय को आपने तोड़ा था तो क्या टूटा था, कर्म जमा धार्य। अब देखो कौन सा हिस्सा बड़ा है, उत्तर है ना, इसलिए हम इसको कहेंगे उत्तर पद प्रधान। क्या कहेंगे इसको, उत्तर पद प्रधान। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है भाई। साथ में तत्पुरुष बता दूं, इसमें जगह छोड़ना, अभी और बातें करूंगा मैं दिखा रहा हूं, एक बार ट्रेलर दे रहा हूं। अगला नाम क्या था, और जब मैं इसको तोड़ता हूं तो दो हिस्सों में टूटेगा, तत् जमा पुरुष। कौन सा पद है ये भी, उत्तर पद प्रधान। अब दो समास ये हो गए, और एक अभी अभी पढ़ के आए थे, इसलिए मुख्य समास तो कितने थे, और ये तत्पुरुष समास के क्या हो गए, क्यों हो गए, वो बात बिना बताए क्लियर, क्योंकि तीनों में कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद। तत्पुरुष में भी उत्तर निकला क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है, आगे ये भी बड़ा है, और यहाँ जब चर्चा की तो गाय की थी तो ये भी सोदर वाला था। हो गई बात क्लियर, चलो तो फिर आगे क्या रह गया। अब कहते हैं कि तीनों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि भाई हम तीनों ही एक जिद पे बैठे रहेंगे कि तीनों में उत्तर पद प्रधान है, तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना दूं कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तीनों ही ऑप्शन में डाल दे, तत्पुरुष भी डाल दे, कर्मधारय भी और
तो फिर बाप बाप उत्तर बेटा, तो फिर उत्तर क्या रहेगा खाली। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो, और बनी हुई भी है, तो उत्तर क्या करके आएंगे। लेकिन फिर भी हमें थोड़े से ये तो पता होना चाहिए कि जब तीनों एक जिद करके बैठे हैं तो भाई इनका फैसला तो होना चाहिए कि वास्तविकता किसमें क्या है। तो फिर हम यहाँ पर बात करते तो कर्मधारी और तत्पुरुष और देवगुण, देवगुण ने तो अपना फैसला कर दिया कि मेरा पहला पद क्या लूंगा मैं, हट गया ना इनकी दोनों की लाइन से। और इसने कहा कि जिस समास में कौन सा पद प्रधान हो तथा वह कारक विभक्ति चिन्हों के साथ आए, तथा उसमें लिख लो, तथा उसमें जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, तथा कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे। कारक विभक्ति चिन्ह समझते हो ना, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा जो भी है वो पढ़ेंगे तब। हाँ, एक उदाहरण देके क्लियर करूं बात। देखो चौधर, देखो कैसे उत्तर पद की, इधर देखो एक बार। मैंने कहा एक तो राजकुमार बीमार है, ध्यान से देखना, बड़ा लॉजिकल बात है। अब जब ये लिखा तो हो सकता है किसी के दिमाग में अपना पड़ोसी भी आ गया कि भाई फलाने फलाने के लड़के का नाम क्या है और वो बीमार है। लेकिन मैंने अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर कर दिया, तो मैंने कहा राजा का कुमार बीमार है। तो ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही कैंडिडेट है, और यहां जब तोड़ा, जब कितने कैंडिडेट थे, अब डॉक्टर के पास कौन से को ले जाओगे। तो इसका मतलब उत्तर पद है पूर्व पद है, तो इंजेक्शन किसके लगवाना है, कुमार। उत्तरी पद है ना, और बीच में क्या आ गया, क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गए। इसके कारण ये कौन सा समास बन गया। तो मतलब इनको समझने के लिए इनका सामाजिक विग्रह करना जरूरी है, नहीं तो राजकुमार से पुष्टि नहीं हो पाती कौन सा है। ये पुष्टि करवाई है किसने, काने, क्योंकि बीच में क्या लग कर आया, विभक्ति चिन्ह लग कर के आया। कोई बात आई मेरी बात समझ में अब। चलो आगे। इसके बाद हमने पहले क्या लिखा है, कर्मधारी है। अब कर्मधारी को देखो कौन सा पद प्रधान है भाई। अब अगली बात सुन लो, ये क्या कहना चाह रहा है बेचारा। ये कहना चाह रहा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा वह, इस बात को ये पढ़ाऊंगा तभी क्लियर करूंगा, तथा वह विशेषण विशेष्य, विशेष्य क्या होती है, वो तो विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए तो पूरा विशेषण होता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताए, काला घोड़ा तो घोड़े की विशेषता, तो घोड़ा ही क्या है, और मैंने कह भी दिया। हाँ, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो, क्योंकि घोड़ा संज्ञा है इसलिए वो विशेषण हो गया काला शब्द। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा वह विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान के जोड़े में आए, उपमेय उपमान के जोड़े में आए, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कर्मधारय समास। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या या डाउट है तो बोलो। ये पढ़ाऊंगा ना, कर्मधारय समास पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल डीपली चलकर इन तीनों बातों को ट्रिक से समझाऊंगा, दोनों चारों बातों को है। कल फिर छुट्टी कर लेना, तू तो कर ही रही है, कल छुट्टी है ना, पहले धन्यवाद ले ले। और कौन करेगा छुट्टी कल, बल्कि मैं ये ले आ अंदर ले, की जिसके अंदर पाई हट जाती है ना, ये पाई हटा दी ना तो फिर इसको स्पोर्ट तो देगी, इसलिए स्पोर्ट ये कह देगा इसको और अपने अंदर ले लेगा।
हाँ, जो तूने लिखा वो गलत है। चलो भाई आगे, हो गई है परिभाषा, बोलो। देखो एक बार बैक में कौन सी की रह गई, एक तो द्वंद्व की रह गई और एक बस एक ही बची है। चलो फिर ये लो आगे देखो, अब द्वंद्व की ओर देख लो, ये ऐसे लिख लो और चाहे इसको हम इस तरह से देख लो। द्वंद्व का डायरेक्ट हमसे कोई क्या पूछ ले, आंसर सीधा क्या दोगे, और जोड़े में कितने आते हैं, जोड़ा हमेशा कितनों का, दो। अरे यही कहते हो एक जोड़ी चप्पल देना, फिर चप्पल कितनी देता है, दो, फिर दोनों एक ही पाव की देगा, तो फिर एक लेफ्ट की तो एक है, तो लगभग जोड़ा विलोम का। हर बार नहीं कह रहा मैंने शब्द जोड़ा, लगभग। तो जो जोड़ा है वो लगभग क्या है, लगभग किसका है, विलोम शब्दों का। भाई हमारा तो काम खत्म हो गया, उसको ये कह करके कि एक जोड़ी चप्पल देना, तो वो तो समझदार है ना, तो एक दाएं की देगा तो एक है, इसलिए दाया बाया शब्द में कौन सा समास है, भाई जोड़ा ले रहा है तो समास हो गया, और दाया दाया कह देगा तो बदल जाएगा काम। अब यही भाव बताऊंगा वो है, ठीक है कि नहीं है, लिख लिया भाई साहब। चलो आगे, ठीक है। देखो भाई इसके बाद, तो भाई अब मैं कह रहा हूं कि आपने चलो यही शब्द ले लो, बाया दाया या दाया बाया। अब दोनों ही चप्पल एक की आ जाती तो काम थी, बाएं बाएं की चप्पल आ जाए दोनों, उसमें एक जोड़ा मांगा तब तो काम आती। तो इसका मतलब जितनी बाएं की महत्व है उतना ही महत्व है, वो कहते हैं ना, ये दोनों में विचारों में कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, एक बार ये आगे रहेगा तो एक बार ये आगे, एक बार बाया आगे जाता है तो एक बार दाया, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब जितनी इसकी प्रधानता है उतनी ही, चलो इस उदाहरण से समझ में नहीं आया, दूसरे से देखो क्या शब्द लिखा मैंने, हमारी जिंदगी में जितना माता का महत्व है उतना ही पिता का, जितना पिता का महत्व है उतना ही माता का है। अब माता को ज्यादा चाहेंगे तो नाराज कौन हो जाएगा, और पिता को ज्यादा चाहेंगे तो नाराजगी किसकी, इसलिए हमारी जिंदगी में उतना ही महत्व इसका है जितना इसका है। तो भाई पूर्व पद भी प्रधान है यहाँ पे और उत्तर पद भी, तो जिस समास में पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो वो समास क्या कहलाता है भाई, द्वंद्व समास कहलाता है। आई बात समझ, द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, क्योंकि क्यों बोल, द आधा है वह पूरा है, द आधा है, क्योंकि आधे पे आ ही नहीं सकता ना ये कभी, इसलिए द्वंद्व ये इसे ऐसे लिखा जाए। क्या हो रहा है यार, ये द्वंद्व, तो द पे जोर नहीं दे, द्वंद्व। ठीक है, सूर्यशी लिख लिया, सरिता मैम, आलोक वाह, आज साथ बैठ गए है तेरे, ये साथ बैठे आज, नहीं बोल, तू कुछ इच्छा है तेरी बोलने की, बोल ले अब। कल तक तू इसको और कुछ कह रहा था। चलो ना आगे, शायद एक बार थोड़ा सा ध्यान से सनसनीखेज तरीके से कर्मधारी के टुकड़े क्या होंगे, कर्म और कौन सा हिस्सा बड़ा, उत्तर पद, तत्पुरुष में कौन सा हिस्सा बड़ा, उत्तर। फिर हमने आगे बात की तो देवगु में क्या बात थी, गाय की थी, पूर्व पद क्या था, इसमें कौन सा हिस्सा बड़ा है, तो चौधर किसकी, लेकिन साथ क्या अव्यय, बहुवरी में किसी की जीत नहीं हुई, इसलिए ट्रॉफी कमेटी, तो तीसरा हो गया। द्वंद्व में मैंने कहा जोड़ा और जोड़े में परिभाषा क्लियर है सभी की, शायद कभी ना भूलो, भूलो तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, अब फिर आप भी भूलोगे तो फिर भूलोगे। अब बात आती है, मैं एक एक समास को पढ़ा रहा हूं, हर समास की तुलना में जरूर किसी ना किसी समास के साथ करूंगा अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बातें जैसे मैंने कहा था ना, दीर्घ संधि में आ ई उ है,
अब मेरी मजबूरी थी व्यंजन के पास जाना, क्योंकि आ और ई किसमें भी दिखाई दिया, व्यंजन में, वर्ग के तीसरे पे। तो ऐसे ये भी अपनी अपनी बातें रखेंगे, इसलिए हम हर एक समास की तुलना दूसरे के साथ करेंगे। और अब शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला समास पकड़ लिया, कौन सा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है, बढ़ू आगे। अब इसकी पहचान सुनेंगे भाई सारे के सारे। अब मैं चल पड़ा अपनी बात की ओर, मैं इसकी ट्रिक कह लो चाहे क्या कह लो, पहचान कह लो। जब मैं इसकी पहचान आपसे करवाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि इसका पूर्व पद शब्द क्या था, अव्ययी था ना, प्लस में क्या जुड़ा था, तो क्या इस अव्ययी के और टुकड़े नहीं हो सकते, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मतलब मूल शब्द तो क्या है, शब्द तो क्या है, और जब किसी शब्द के आगे हम कुछ जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, क्या कहलाएगा। अब मैं अपनी बात को देसी और लॉजिकल तरीके से समझाने के लिए पहुंच गया कि जब उपसर्ग की बारी आई तो उपसर्ग से प्यार करने वाला समास कौन सा है। अब उपसर्ग तो बहुत सारे हैं ना, तो कोई भी उपसर्ग दिखाई दे, आंसर क्या करेंगे। पहली बात में मैंने ये कहा उपसर्ग से प्यार करने वाला समास कौन सा है, लेकिन उपसर्ग यहां तक सीमित है, किसी और के पास भी जाएंगे। लेकिन पहले मैं ये कह दूं कि उपसर्ग आने पर समास क्या करना है। अब फिर वही बात आती है, आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन किसी न किसी ने हमसे क्या भी दिया होगा जिंदगी में। सबसे पहले बोला धोखा, किताब लिख दे। तो हमने ये कहा किसी न किसी ने हमसे क्या दिया होगा, धोखा दिया होगा। तो जो हमसे धोखा देकर गया, जो हमसे बेवफाई करके गया, शायद प्यार करने वाले को भूल सकते हैं पर उसको दिमाग से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना, कयामत की रात तक। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि जिसने हमसे धोखा दिया उनको याद रखना है, क्योंकि धोखा देकर वो किसी और की शरण में जाएंगे, तो उनको याद कर लो, बाकी जो बचेगा वो सारा प्यार करने वाला किसके पास है। क्योंकि उपसर्ग हिंदी ये कहती है कि मेरे अनलिमिटेड है, विदेशी उपसर्ग अनलिमिटेड है, केवल लिमिटेड उपसर्ग बताए हैं, वो बताए संस्कृत ने 22। कितने, तो हिंदी के भी अनलिमिटेड, विदेशी भी अनलिमिटेड, तो सारे एक दूसरे में मिल जाएंगे तो क्या हो गए, अनलिमिटेड हो गए कि नहीं। तो कितने की याद करोगे, इसलिए जो धोखा देकर गए, जिसने बेवफाई की, वो बेवफाई वाले याद कर लो। और जो आएंगे वो कौन से समास में आएंगे, अब कर्मधारय में क्यों आएंगे ये भी बताऊंगा। क्लियर है अब तक बात। तो फिर मैंने यहाँ पर इसके उदाहरण, पहले इसी के उदाहरण देख लो। इसका मैंने उदाहरण लिखा, आजन्म, भरपेट, यथाशक्ति, ऊपर ले चलूं, चलो पहले उनको 2-4 लिखे रहने दो, और लिख दो, इधर आ जाओ एक बार। अब यहाँ जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर मूल शब्द तो क्या है, मूल शब्द क्या है, जन्म है भाई। मूल शब्द क्या है, जन्म। यहाँ मूल शब्द पेट, यहाँ मूल शब्द। अब जो आगे बच गया वो क्या बच गया, उपसर्ग बच गया। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है ना, तो फिर प्रत्येक में समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग था, अभी था ना, तो समास कौन सा है। तो यण संधि जब जब तुमने पढ़ी है तो किसको निकाला है, अव्ययी भाव समास को निकाला। ये लो, और यण संधि में हमने वो लेने हैं जिन पर कैसी मात्रा चढ़े आधे पे और छोटे पे ये, और जो केवल किसके रूप में काम करें। तो इसमें ज्यादातर क्या निकलते हैं, अब नार्यस्तु लिखते थे तो नारी निकला था, नारी उपसर्ग थोड़ा ही है, लेकिन संधि तो वहां यण थी। लेकिन कुछ ऐसे भी तो निकले थे जिनमें क्या निकल रहे थे। अब स्वागत में क्या था, तो शु था, तो शु उपसर्ग था ना, इसलिए स्वागत में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था जो जो हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा बहुत कुछ बातें क्लियर होती जाए।
इसलिए उपसर्ग की जब बात आती है तो उपसर्ग से प्यार करती है यण संधि, और उसी तरह उपसर्ग से प्यार करता है, क्यों करता है? क्योंकि जैसा नाम वैसा, ये ए खुद क्या है, तो फिर ये अपने नाम में क्या लेकर बैठा है? अब ना तो कर्मधारय में उपसर्ग शब्द में, ना कर्मधारय शब्द में उपसर्ग नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में किससे करवाऊंगा, क्यों करवाऊंगा वो अभी पता लग जाएगा। हाँ, भर उपसर्ग है। हालांकि संस्कृत में तो इसको अव्यय कहा गया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उपसर्ग ही क्या होते हैं, अव्यय। या सारे के सारे उपसर्ग क्या कहलाते हैं, अव्यय, क्योंकि उपसर्गों में परिवर्तन नहीं होता। अब कोई कहे आ एक वचन है तो इसका बहुवचन बताओ, और आ स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग बताओ, नहीं होगा। अब भर है, इस भर मान लीजिए पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनाओ। अब भरा भरी वो तो क्रिया हो जाएगी भरना, समझ रहे हो मेरी बात। और इधर बात आती है यथा, तो इसका भी परिवर्तन नहीं हो। अब फिर मैंने ये कहा था कि जब उपसर्ग के साथ हम किसी शब्द को रखते हैं तो फिर अव्यय बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा शब्द क्या हो गया? अब आज जन्म शब्द का ही कभी लिंग वचन चेंज है, कभी कह दो आ जन्मो, आ जन्मे, हाँ नहीं हो सकता। अजन्मा है वो, अजन्मा का तो नाम यही है जिसका जन्म नहीं हुआ हो, वो तो शब्द वही है। अब अजन्मा अलग है, आजन्म अलग है, ध्यान से तो देख लो, तुम नहीं बात कर रहे। अजन्मा अलग चीज है और आजन्मे अलग है। वहां तो जन्मा है, यहाँ क्या है, और वहां आ गए, तो जिसका जन्म ना हुआ हो वो क्या कहेंगे। और इस आजन्म का मतलब है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, मतलब आजन्म का मतलब क्या है, जन्म से लेकर। आमरण का मतलब है मरने तक, वहां आ का अर्थ बदल जाएगा, यहाँ आ का अर्थ क्या है, से लेकर, वहां आ का अर्थ तक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो उपसर्ग अपने आप पर डिपेंड नहीं है, ये जिसके साथ लग रहे हैं उस पे चले जाएंगे, आश्रित हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? है? हाँ, पहला पद क्या मिलेगा हमें, उपसर्ग। तो मतलब यहाँ जन्म की चौधर नहीं है, किसकी है, आ उपसर्ग की है, इसलिए पहला पद ही क्या है, प्रधान। तो जन्म शब्द की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म के साथ स्थान पे तुम्हें मरण भी ले आया। भाई जन्म की चौधर होती तो मरण को क्यों आने देता वो शब्द? तो हम आमरण भी तो बोल देते हैं, आज जीवन भी तो बोल देते हैं। तो पीछे वाले तो चेंज हो रहे पर आगे वाला चेंज नहीं होगा। ओके, इधर आ जाओ भाई। हाँ हो सकता है, तो अजन्मी नहीं होगा, तो तू करेगी तो होगा नहीं, हम करेंगे तो नहीं होगा। अब लड़की है तो भी अजन्मा है, और लड़का है तो भी अजन्मी। सुने आज तक, तो अजन्मा ही रहेगा वो। अब जब तक जन्म ही नहीं है तो केवल लड़की होना है, लड़का तू नहीं बात करवाएगी। अब वो विशेषण थे देवी जी, काला का काली बना था, ये जन्मा विशेषण थोड़े ही है। चलो भाई आगे देखो, कर्मधारय समास में भी किसका प्रयोग होगा, ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, एक बार बैठाना है बस दिमाग में। कर्मधारय में भी किसका प्रयोग होगा, उपसर्ग का प्रयोग होगा भाई। ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ जो उपसर्ग आएगा उसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं, देखिए। पहले तो मैं उपसर्ग बता देता हूं कौन कौन से हैं। का, को, सु। मैं मेरी बात से बदलूंगा, थोड़ी देर ध्यान से देख लो, वही कह रहा हूं। क्या लिखा मैंने, तो या तो याद कर लो, काकस, काकस समझते हो, का कैसे, जिसको तुम अंटिशास बोलते हैं शायद, अंटिशास, अंटिशास। आपकी शादी तो ही नहीं, आपसे क्या बतलाऊं। सरिता आपके हस्बैंड की आंटी आपकी क्या लगेगी, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था ये। अच्छा, मैं आंटी अंग्रेजी में बोलेगा, अब तुम हिंदी बोलने लग रहे हो तो मैं अंग्रेजी में आ गया। चच्ची सास, चच्चा साथ, जो भी है, समझ गए। अब समझ लो मेरी बात, अब समझ लो, बस बस मैं जहाँ ले जाना चाह रहा था वहां समझ गया। वहां वास्तविक जो शब्द है, तो चाचा को काका बोलते हैं कई जगह, तो काका से काकी, और फिर विपक्ष में जाएंगे तो काकस शब्द बनता है, काकैश, काकस बोल देते हैं उसी को। ठीक है, चलो नू नहीं समझ में आओ तो फिर देसी लॉजिक से समझो। थारे पास कोई बार बार फोन करता है, लगातार फोन करता है, यमुना कर रही है ना, मत फील कर लेना, मैं ही कर रहा हूँ मान ले। तो
तो मैंने कहा कोई लगातार हमारे पास फोन करता है तो दिमाग खराब हो जाता है। एक बार कह दिया भाई मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, व्यस्त तो फिर कर लूंगा। पर फिर भी दे लिकड़ा दे उंगली लगा रहे कोई। फिर लास्ट में अगर कौन बोला, तेरा काको बोलो उसको, बता काका बोलो उसको, मतलब एक चौधर दिखाने के लिए। तो ट्रिक बना लो, चाहे काकस कह लो, काकस से ये ट्रिक याद हो जाएगी। इसमें कौन कौन है, का को शो। फिर कहता है कि ये कु और सु है ना, ये तो संस्कृत के हैं। और कु का हिंदी में क्या बनता है, कुपुत्र सुना होगा, कपुत्र नहीं सुना, कपूत सुना होगा, क्योंकि पुत्र से पूत बना, तो फिर कु से कै बना, तो कुपुत्र सही है और कपूत सही है। हाँ, कपूत हिंदी में हो गया, कुपुत्र। उसी तरह आपने वहां सुपुत्र सुना है और सपूत सुना है। ये पढ़ाऊंगा तब लॉजिकल है सारी चीजें। तो सु से क्या हो गया, से। अब ये जो आगे वाले तीनों है ना, ध्यान से देख लो, आगे वाले जो तीनों है ना, हाँ ये आगे वाले कौन कौन से आ गए, का कु और कै, आगे वाले तीनों। देखो एरो कहाँ है, इन तीनों का अर्थ है भाई, का कु कै का अर्थ क्या है, ये जिसके साथ लगेंगे अर्थ क्या देंगे, बुरा देंगे। तो बुरी बुद्धि, कुमति बुरी बुद्धि, सुसंगति अच्छी। तो फिर आगे पढ़ाऊं, आगे चलो, आगे तो आ गया तुम्हें। जहां सु और से लगेगा उसका अर्थ क्या होगा, अच्छा। अब मैं कहूं यार वो तो बुरा लड़का है, तो लड़के की क्या बता रहा है, तो फिर मैंने ये नहीं कहा था उत्तर पद प्रधान और विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो। इसलिए ये सारे के सारे विशेषण उपसर्ग हैं। कैसे उपसर्ग है ये, और विशेषण का प्रयोग कौन से समास में करते हो तुम्हें, कर्मधारी में करते हो ना। परिभाषा देख लो पीछे की निकाल करके, कहां जाना है। लो ये क्या लिखा था मैंने, जिस समास में क्या हो, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का जोड़ा हो, तो जहां विशेषण शब्द आएगा वहां समास कौन सा होता है। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं, ये सारे के सारे कैसे उपसर्ग हैं, अब विशेषण उपसर्ग हुए कि नहीं हुए। और अर्थ दिया मैंने आपको, बताए, ठीक है। और इधर से अर्थ लिया तो तुम लोगों ने क्या लिया, से और शो का। चलूं थोड़ा सा आगे, लिख लो, नहीं मैं थोड़ी देर में फिर बदल जाऊंगा, कह के बदलने वाला हूं मैं। बड़े प्यार से समय लेके पढ़ा रहा हूं, नहीं अब तक ये टॉपिक बोल लेना था और मैं ही करवा देता, फिर भी राजी रहते तुम। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया, बता दिया मैंने पहले। चलो ना अब इससे बात है, कहाँ यही है। तेरी याद 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 बस याद। हाँ तू तो चोला ले रहा है साधु संतों वाला नु गया जमाना। चलो ये, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं। अब जो मैंने कहा क्या, से अगर अर्थ क्या देता हो, और यही से अपना अर्थ देता क्या आया था पीछे, साथ या, तो जब ये अर्थ देगा तब फिर वापिस आ जाएंगे किसके पास है। अब दोनों को उदाहरण दूंगा, बदल गया ना मैं मेरी बात से। अगर ये से अपना अर्थ क्या दे तो आंसर क्या करोगे, और से अपना अर्थ क्या दे, और मैंने पूरा सचेत होकर बैठो तो से अर्थ क्या दे रहा है, मतलब अर्थ क्या देगा से, ये देगा या फिर वो देगा। मैंने को सचेत बैठो, तो चेतना के साथ, ये लड़की नहीं है कोई कब राजी हो जाओ चेतना के साथ, इसलिए सचेत का मतलब चेतना के साथ। तो फिर आंसर कौन सा बनेगा, मैं सह परिवार रहता हूं, अब यही रहेगा, लिख लेना ये उदाहरण, सचेत और सह परिवार, और मैं कहूं कि वो मेरा सपूत है, तो फिर क्या कहोगे, कर्मधारी है, सारा संकट कट गया। उदाहरण लिख दो, ले उदाहरण देख लो। वो आगे कहाँ गया रे 17वां पहले, अच्छा लो भाई, इधर मैं लिख रहा हूं अव्ययी के उदाहरण, ध्यान से देख लो।
अव्ययी के। और जब मैं अव्ययी के उदाहरण लिखा तो मैंने एक तो क्या कहा, सपरिवार, एक मैंने क्या कहा, सचेत का मतलब हो गया चेतना सहित। क्या हो गया, चेतना सहित। और सपरिवार का हो गया परिवार सहित। तो साथ या सहित का अर्थ अगर मिलेगा हमें स से, तो उत्तर क्या होगा भाई, अब यही। और जब हम कर्मधारय की बात कर रहे थे तो कर्मधारय ने हमसे बतला दिया कि भाई जब भी आएगा और स अपना अर्थ क्या देगा, अच्छा देगा। जैसे सपूत, क्या कहेंगे, अच्छा पूत। पुत्र क्यों कर रहे हैं, जब पूत शब्द दिया तो हम पूत पे रहेंगे, तो फिर अच्छा पूत। अब मैं कहूं सुबोध, तो जिसको अच्छा बोध है किसी चीज का तो क्या कहलाएगा, सुबुद्धि, सुसंगति, क्या होगा, कर्मधारय। और उदाहरण देख लो, का पुरुष है, का अर्थ क्या बताया था, तो बुरा है जो पुरुष, कर्मधारय ही था। मैंने कहा कपूत, क्या कहोगे, बुरा है जो पूत, बुरा है जो पूत, ठीक है कि नहीं है। कुसंगति, तो बुरी है जो, सभी में कौन सा समास है, तो फिर देखो भाई ध्यान से, ये का कुसु सारे के सारे उपसर्ग है कि नहीं है, तो उपसर्ग होने के बावजूद कौन सा समास बना रहे हैं। और हम वास्तविकता में जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि भाई उपसर्ग का प्रयोग किस समास में था, अव्ययी। तो दोनों की लड़ाई समझ में आ गई आज, भविष्य में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो बस याद ये रहे कि कोई ऐसा विशेषण आ जाए, उपसर्ग विशेषण आ जाए, अब मैंने कह दू यार दुर्गंध है, कर्मधारय है ना, अब दुर उपसर्ग भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दुर्जन है, बुरे लोग हैं, तो दुर उपसर्ग का प्रयोग भी किसमें करेंगे। और मैंने कह दू निर्जन है, तो फिर लोगों से रहित है, ठीक है। कंसेप्ट को समझ लो, फिर उदाहरण तो कोई फेंके जाए उत्तराखंड सरकार, फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे, हाँ अच्छा है जिसका स्वागत। चलो भाई, चलो अल्लाह, खत्म बात यहाँ तक की। हाँ अब यही भाव समास के आ गए वापिस लौट के, क्योंकि ये तो उपसर्ग आया था, इसलिए उपसर्ग की तुलना मैंने किससे करवा दी, कर्मधारय से करवा दी। हाँ बोल, ये बहुब्री होगा, इसमें पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, हर एक चीज को क्लियर करूंगा। अब बात आ रही है भाई, हम फिर वापस लौट कर आ गए अपने किसके पास है, और अव्ययी भाव की हमने एक पहचान पढ़ ली, कौन से, कौन से, तो भाई सीधी सी बात है, एक अनार 100 बीमार। तो इस पर नजर किसकी थी, बुरी नजर, कर्मधारय की थी। किसकी थी, कर्मधारय की। कुछ उपसर्ग आने पर कौन सा बन रहा था, कर्मधारय बन रहा था। अब अगली इसकी क्या पहचान होगी वो सुन लो। इसने कहा कि जब भी क्या आ जाए, शब्दों की क्या हो, आवृत्ति, शब्दों की क्या हो, आवृत्ति, ठीक है भाई। आवृत्ति का मतलब क्या है, एक शब्द तो हमें मिले ही मिलेगा, और वो ही शब्द एक बार और आ जाए तो अब क्या हो गई शब्द की, अब जो राम राम करते उसमें कौन सा समास है, अब ये भाव समास। लेकिन मेरी अगली बात सुनो, और गहराई में प्यार से देख लो, देखो कोई बात नहीं, समय लगने दो। आवृत्ति हमेशा कितनी तरह से नजर आएगी हमें, दो तरीके से। एक तो कहता है बीच में क्या लगा मिलेगा, योजक चिन्ह कह लू सरिता अनुमति हो तो, क्या लगा मिलेगा, हाइफन भी कह सकते हैं, योजक चिन्ह डैश भी कह सकते हैं। क्लियर है भाई, ये लो
और एक कहता है एक ही छत के नीचे या एक ही सिरोरेखा के नीचे, सिरोरेखा के नीचे एक जैसे दो शब्द। आवर्ती तो तभी होगी जब एक जैसे क्या रहेंगे, एक जैसे शब्द कितनी बार होंगे, दो बार होंगे। वाह, हो गई बात। बढ़ू आगे। अब फिर थोड़ी देर इसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी यार। चलो अब आगे। ये समस्या है यहाँ पे बन गई। ले मैडम बस। अब सुनो भैया अगली बात। इसके बाद थोड़ी सी देर के लिए समस्या होगी क्योंकि इसकी तुलना करने मुझे फिर जाना पड़ेगा किसी के पास, लेकिन इससे पहले इसको समझ लो। बीच में योजक चिन्ह आने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक ये नहीं मानेगा तब तक। कितना हल्का लू मैडम है, भी अच्छे काम कर रहा किनारे का नाम लेके। देखो भाई बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह। दिन दिन, क्या लिखा मैंने, दिन दिन, रात रात, बात बात, हाथ हाथ, कान कान, थप्पड़ थप्पड़, और मुंह मुंह, और मुंह ये मुंह। ठीक है भाई। सभी के बीच में क्या आया, अब यहाँ ट्रिक तो इतनी याद रख लेना कि जब भी इस योजक चिन्ह के आगे और पीछे क्या रहे, सेम शब्द रहे, आंख बंद करके आंसर देना कौन सा समास रहेगा। ठीक है ना। एक और ट्रिक बनाओ, कर दोगे काम, कर देना। अब कहता है कि जी एक ही सिरोरेखा के नीचे क्या होने वाला है, एक जैसे दो शब्द मिलने वाले हैं। जैसे मैंने दिन को लिख दिया दिनों दिन, रात को लिख दिया मैंने रातों रात, बात को लिख दिया मैंने बातों बात, हाथ को लिख दिया मैंने हाथों हाथ, और कान को लिख दिया मैंने, डगर डगर आए तो डगरो डगर, लात लात आए तो, ठीक है नहीं, कर दोगे। बार बार आए तो बारंबार, कब बारो बार कर दो, बारंबार। ठीक है। हाँ ऊपर बिंदी लग जाएगी बस, ऊपर बिंदी, बार है ऊपर बिंदी और रह। चलो भाई आगे। इस समास की जो तुलना है वो मजबूरी है हमारी करनी है भाई, किसके साथ है, द्वंद्व के साथ। आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं। ना ना ना, वो तो बस उपसर्ग के कारण समझाना पड़ गया था। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसको पढ़ेंगे फिर से कर्मधारिये को, फिर तब बाद में पढ़ेंगे तब समय कम दे देंगे क्योंकि जो बातें कर ली वो कर ली, दोबारा थोड़ी दोहराएंगे। तो अब सुनो भाई अगली बात है। अब कहता है कि इसकी तुलना जो करेंगे जी वो भाई साहब किससे होनी है, द्वंद्व से होनी। और द्वंद्व का अर्थ क्या पढ़ा हमने, जोड़ा पढ़ा भाई।
क्या है भाई? जोड़ा मिलेगा हमें, जोड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। अब जब बात जोड़े की ही आ गई तो सुनो ध्यान से, जोड़ा लगभग मिलता है वो किसका मिलता है, लेकिन हर बार की नहीं कह रहा मैं, लगभग किसका जोड़ा आएगा? विलोम का। ठीक है। अब विलोम शब्द फिर कितनी तरह से नजर आएंगे हमें? दो तरह से नजर आएंगे। विलोम शब्द कितनी तरह से? फिर वही बात है, बीच में क्या लेकर है? बीच में क्या आ सकता है? योजक चिन्ह आ सकता है कि नहीं आ सकता? माता पिता के बीच में क्या था? तो यहां आ सकता है। या फिर वही कंडीशन अप्लाई हो गई, एक ही सिरोरेखा के नीचे, एक ही सिरोरेखा के नीचे क्या आएगा? सिरोरेखा के नीचे क्या मिलेंगे हमें? विलोम शब्द मिलेंगे, पर लगेंगे कैसे? एक जैसे लगेंगे। लगेंगे कैसे? एक जैसे। ठीक है ना? देखो अब हो गई इतनी बात। उदाहरण देख लो भाई। देखो, उठाओ भाई, नहीं उठाओ। चलो, एक ही सिरोरेखा के नीचे बताया तो क्या बताया? इसके नीचे लिखा तो मैंने यहां पर शब्द लिखा है सत्यासत्य। क्या लिखा है? सत्यासत्य। तो फिर देखो ध्यान से, अब ट्रिक बता रहा हूं, इसकी भी और इसकी भी। इसकी ट्रिक सुन लो पहले, तो इसकी सुन लो पहले। इसकी, जब भी कहता है शब्द के बीच में किसकी ध्वनि हो, ओ के आगे और पीछे क्या हो, सेम कह लो, तो इसका मतलब वहां कौन सा समास होगा? हमेशा अव्ययी। और जहां किसकी ध्वनि हो, आ की ध्वनि हो, और आगे और पीछे कैसे हो? ध्यान से सुनो, अब गलती करोगे। हो कैसे? सेम, बट पीछे वाला क्या लगने से? ए लगने से क्या बन जाए? ए लगने से विलोम हो जाए, तो फिर कहता है भाई ए लगने से आगे वाले का विलोम बन जाए। आगे वाले का विलोम बन जाए। आई बात समझ में? सूर्यसी क्या करने लगी? से, सेम से आगे वाले, सेम, आगे वाले का क्या बन जाए? अब देखो, यहाँ देखो, इसको जब मैं क्लियर करूंगा ना तो सारी बात क्लियर होगी। इसको देखो, किसकी ध्वनि है? आया बीच में। और उदाहरण दे दूंगा। अब मैंने कहा कि बीच में सेम हो गया ना, आ के आगे और पीछे सेम है, सत्य सत्य, ये दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं ना। अब कहता है कि पीछे वाला क्या लगने से, अब पीछे जो है वो आगे वाले का क्या बनाना है, लेकिन केवल क्या लगाकर? अगर ए लगने से ही विलोम होता है तो आंसर क्या कर देना? द्वंद्व कर देना, और ना हो तो नहीं अव्ययी। अब देखो, हाँ ना हो तो, और उदाहरण दे दूंगा इसका ऐसा ही, जैसे उसने भाई साहब ने बोला एकाएक, देख लो यही। अब मुझे बताओ, यहां भी आ की ध्वनि है कि नहीं है? और आ के आगे पीछे सेम देख रहे हैं, तो क्या ये पीछे वाला आगे वाले का ए लगने से विलोम बनेगा? क्या एक का उल्टा एक सुना है? तो फिर समास कौन सा है? और जब विलोम बन जाए तो सुरासुर में क्या करोगे? होगा कि नहीं? हो जाएगा सुरासुर। चराचर में होगा कि नहीं होगा? बस सारा खेल खत्म। और यकायक कहूं तो मैं, यकायक, तो फिर कौन सा हो जाएगा? अब यही वाली। ठीक है, बस ना, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। अब तो द्वंद्व को पढ़ाई दो ना यहीं के यहीं पूरा, है कि नहीं? दो ही बातें हैं इसमें, तीसरी नहीं है। और गहराई में चलो भेद भी बताऊं।
किसके ना, अब ये भाव समाप्त। दो ही बातें हैं, एक तो शब्दों की आवृत्ति है, परावर्ती दो तरह से है, बीच में क्या ले सकती है, और बीच में योजक चिन्ह नहीं लेगी तो समस्या आ जाएगी। फिर बीच में क्या देखना है, ओ की ध्वनि या फिर क्या आएगा आ। अब आ वाली लड़ाई किससे थी, तो फिर विलोम बने तो द्वंद, ना बने तो, और इसमें ओ तो रहेगा ही। समझ गए ना? अब तो बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ तक। चलो आगे, चलो इसको आगे देख लेते, द्वंद को यहीं पूरा कर लो आज, ज्यादा गहराई में क्या ले जाऊंगा, रहने तो टीचिंग लाइन की काम नहीं है आपका, इसलिए मोटी मोटी बातें करेंगे। देखो भाई, अब बात आ रही है यहाँ पे कि द्वंद्व समास में, या इसका हम क्या करें, द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास का क्या करें, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, द्वंद्व समास का विग्रह। तो विग्रह करते समय विग्रह के बीच में या, तथा, और, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब माता पिता का विग्रह करोगे तो क्या करोगे, माता और पिता, भाई बहन का, भाई भाभी, दाल रोटी, लाभ हानि, धर्म अधर्म, चर अचर, ये लगा दो, और लेंथ ही चलो गहराई में। इनको हमें पढ़ने के लिए ये याद रखना पड़ेगा, ये सारी बीमारी अलग अलग है कि या का प्रयोग और अथवा का अलग होता है, और का प्रयोग अलग होगा। इसको समझने के लिए हमें अगली स्लाइड पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। लो भाई, द्वंद्व समास के भेद कितने बताया मैंने, अरे भाई साहब मैं 3 बोल रहा हूं, कितने हैं, 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं वो आज दिमाग में बैठा लो, कभी जिंदगी में गलती नहीं होने दूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है इतरेत्तर द्वंद्व। कौन सा है, क्या लिखा है मैंने, इतरेत्तर द्वंद्व। नंबर 2 पे लिखा है मैंने वैकल्पिक द्वंद्व। क्या लिखा है, वैकल्पिक द्वंद्व। रुको भाई, ये शब्द थोड़ा सा अशुद्ध लिखा गया, लिखा जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, इस तरह लिखे जाए। क्या लिखा है भाई, और लास्ट में जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, समाहार द्वंद्व। ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो देवगु में चलेंगे यार, पंच आ गया 5 है, तो देवगु में क्या आती है पहले, इनमें तो संख्या, वो तो कहता मर जाऊंगा मरने को पर नियम बनी बदलूंगा। पर उस हरामजादे का भी छेड़खानी बहुबरी खींच के ले आएगा कुछ उदाहरण, जैसे दशानन में बहुबरी करेंगे संख्या होने के बावजूद भी, तो इनकी आपस में खींचतान तो पड़ोसिया के साथ रहनी है। तुम्हें नहीं मानते बुद्धिशाली होकर के, तो कहाँ मान जाएंगे, क्यों हो जाता है ना ऐसा। चलो भाई आगे, चलो। अब कहता है जी इनका अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं है, बस बुद्धि पे डिपेंड करता है, जैसा चाहोगे वैसा ही तुम्हें दे देंगे, नहीं तो फिर करो अपनी मौज लो। आ जाओ, पहले पीछे से ही आ जाओ। समाहार, समाहार का मतलब क्या है, समाहार का मतलब क्या है, और जब विग्रह करेंगे ना तो अंत में क्या आएगा, इसके अंत में क्या शब्द लगाना है, अंत में क्या लगाएंगे, जो भी शब्द हमारे सामने रखे जाएंगे जब उन शब्दों का हमें विग्रह करना होगा तो विग्रह के अंत में क्या लगाना पड़ेगा। अब मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपसे कि जब आप अपने प्रेमी के साथ, अपने पति के साथ बैठ करके
बाइक पे जब जाते हो तो वो आपसे कहता है कि हाथ पैरे बचा के बैठना। तो उसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अपना मुंह बाहर निकाल देना ट्रक आए तब। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने कहा हाथ पैर बचा के रखना, इसका मतलब पूरे शरीर की बोध है। तो हाथ पैरे आदि, हाथ पैरे आदि। अब कहोगे जी भड़क ये नहीं, भड़क तो दिमाग में इतनी है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो मैंने लिखा है क्या, हाथ पैर। तो ये शब्द नहीं समझ में आएगा पर अगला आ जाएगा। मैंने लिखा फल फूल। कल एक शब्द आया था चाय वाय। अब घर जिसके जाओगे तो ये पूछो और चाय वाय चलेगी, तो मतलब चाय के साथ हो सकता है कुछ खाद्य पदार्थ, नमकीन वगैरह वगैरह की बात, ठीक है ना। और अक्सर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जैसे तुम जैसे बुला लो, जब मैं कई दिन में या पहली बार जाऊंगा तो सारे परिवार वाले मेरे पास बैठ जाएंगे, मेरी टेंशन नहीं होगी, तो सारा कुनबा यहाँ है तो रसोई में कौन है। है कि नहीं, इतनी देर में टाइम हो जाएगा जाने का। तो ऐसा मत करना, मैं कहीं आऊं तो एक को तो किचन में छोड़ के आना, ठीक है देवी जी। तो मैंने कहा भाई हाथ पैर हो गया, फल फूल हो गया, चाय, तो फिर इसका मतलब है हाथ पैर ये हटा देना और इसकी जगह पे लास्ट में क्या लगा देना, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो ये कहने से अब आपसे पहली बार को मिलता, हाथ मिलाता है जोरदार तरीके से तोड़ने के लिए, झटके से मारता है, फिर पूछता है और बाल बच्चे खुश हैं, तो उसका मतलब नहीं पत्नी के पूछ ली और बच्चों की पूछ ली, उसमें सह परिवार आ गया आपका, बाल बच्चे आदि। बाल बच्चे पत्नी नहीं, बाल बच्चे, उसमें भाई उसका हो सकता है उसने सास ससुर का भी जिक्र किया। मैं जैसे आपसे पूछो और सरिता घर में बाल बच्चे राजी, तो मैं आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आपके बारे में नहीं पूछ रहा, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं मैं सभी के बारे में पूछ रहा हूँ, ये दो शब्द निकाल करके। तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो नु कहोगे जी याद कैसे करें, तो अब आएगी अपनी ट्रिक। मैंने कहा बाल बच्चे, लगभग इसमें जो शब्द आते हैं वो आपस में जो शब्द आएंगे वो कैसे शब्द आएंगे, समानार्थी शब्द आएंगे। हाथ पैर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन बाकी चलो फल और फूल, चाय वाय ये तो निरर्थक हो गया। खाना वाना, तो खाना वाना खाओगे तो इसका मतलब उन्होंने थोड़ी रोटी रोटी दे देगा खाने में, साथ और भी तो सामग्री होगी। फिर मैंने कहा बाल बच्चे, तो समानार्थी शब्द है, कैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द है। कटा संकट एक का। हाँ इसमें क्या ये ट्रिक बताइए मैंने कि समाहार में जब आदि लगाओगे तो आदि का मतलब है कि एक तो समूह का बोध कराए, कुछ शब्द कहने से क्या किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए। तो फिर आप कहोगे जी समूह का बोध करने के लिए हमें क्या क्या पहचान मिलेगी, तो ये पहचान हमें मिल सकती है। वो द्वंद्व की में लिखा था ना, तो भेद तो द्वंद्व के हैं, पहचाने। मैं अब वो फार्मूला बता रहा हूं कि आज तक इतने आदत खराब रही है कि इनका अंतर ही नहीं पता हमें, कि अब मैंने कह दू भाई यहाँ पे धर्म अधर्म, तो क्या कहा तुमने, गलत है ना, गलत है। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं भेद समझा रहा हूँ, इसलिए ये यूनिक था, थोड़ा सा हटके था, ये थोड़ा हटके था, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। अब ये और का या का लफड़ा किन में चलेगा, इनमें चलेगा। अब हम एक ही जेली से सभी को हाक लेते हैं तो फिर गलत हो जाता ना। अगर हिंदी प्रेमी है तो अंतर पता भी होना चाहिए कि किंतु का प्रयोग कहाँ होता है, परंतु का कहाँ होता है। अब जहां जी करे वहां किंतु ठोक दो, जहां करे परंतु ठोक दो। मेरे जैसे शिक्षक हो गए, ले बेटे 90 से 90 नंबर, 10 स्कूल वाले दे देंगे, है ना, असाइनमेंट वगैरह वगैरह के। तो फिर गड़क बेड़ा बिल्कुल गरक होता जा रहा अपना। देखो अब ध्यान से, वैकल्पिक और इतरेतर। इतरेतर को जब तोड़ते हैं तो एक मात्रा के कारण संधि कौन सी है, और जब तोड़ूंगा तो इतर। पहला कुणबा पैदा, ये अभ्यास से ही काम चलेगा। गुण संधि है, इत्र का मतलब है अलग, वो इत्र अलग है जब जो लेगे फिल्म, वो इत्र वो है, इस इत्र का मतलब है अलग। तो दोनों शब्द क्या रहेंगे, अलग अलग, और उनको दो अलग रहेंगे तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या आएगा, इसका मतलब इतरेत्र द्वंद्व में किसका प्रयोग है। अब बताओ, माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी, चाचा चाची, ये जुड़ करके रह सकते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता।
मामा मामी, फूफा फूफी, पति पत्नी, हाँ ठीक है। चलो आगे। क्या मुस्कुराहट है ये? किसने? अरे वो भाई साहब का नाम लिया था क्या? तो भाई हो सकता है भाई साहब का नाम लेके जोड़ा बना दिया हो किसी के साथ। अली नहीं, कुछ भी कर सकता है। चलो भाई आगे। सूर्य सी आ रही है समझ में? अब सुनो भाई मेरी बात, कर दोगे ना इसके उदाहरण? ठीक है। जो सेकंड बुक की पीडीएफ है मेरी वाली में नहीं है ये, क्योंकि मैंने पहले कहा था अधूरी है और उसमें गलतियां हैं, क्योंकि प्रूफ रीडिंग हुई नहीं है उसकी अभी, और उस मेरे वाली की लैंग्वेज भी लेंथी है, तो मैं उसमें जितना बताऊं उतना ही पढ़ना, विद्वान बनने की कोशिश है मत करना मेरी वाली किताब के साथ। दूसरी है वो बिल्कुल सामान्य है, सरल है, उसमें ये सारी चीजें मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर बाद में मैं फिर पीडीएफ वगैरह, क्योंकि सारा मटेरियल मेरा घर है, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ खाली हाथ यहाँ लेकर आया हूँ हमेशा, और आके यही कहा बोलो क्या पढ़ना है। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी तपस्या है 10 साल की, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ना बोझ लेके चलता हूँ, ना मुझे पसंद है। ठीक है, देखो बात कर रहा हूं मैं किसकी भाई? वैकल्पिक की। तो वैकल्पिक शब्द को जब तोड़ेंगे तो विकल्प शब्द में क्या दिया है? एक प्रत्यय लगा है। विकल्प में क्या लगा? अब जब 10th के पेपर देने जाते थे तो 2 क्वेश्चन होते थे, बीच में क्या होता था? तो इतने बड़े विद्वान थोड़े दोनों करके आते थे। इसका मतलब क्या था शिवानी? बन्नू का है जब घना दिमाग कर रहा है काम तो यो कर दो, जब थोड़ा कर रहा है तो मतलब कोई एक करना है। दोनों तो नहीं करके आते थे, और क्लास का मॉनिटर हो सकता है कच्चे पेपर में दोनों ही करता हो, है ना? क्योंकि अगले साल फिर उसको मॉनिटर बनना है। हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब कहीं हमें विकल्प मिलता है तो फिर इस देश को दूसरे लॉजिकल तरीके से समझो। कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं जिनको हम एक साथ कर ही नहीं सकते। मुंह सभी के एक है, और एक बार में एक ही आवाज आएगी, या तो सच बोलोगे या दोनों एक साथ निकाल दोगे। तो सच झूठ में क्या करोगे? एक बार में एक ही काम करोगे, या तो धर्म करोगे या तो सत्य या पाप, या जहां विकल्प मिलेगा वहां क्या करके आएंगे? वैकल्पिक। ठीक है ना? खाना या पीना, चाय या कॉफी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। पर उसी चाय में कॉफी झड़का के ले आए तो क्या करेगा? क्लियर है अब समस्या कोई? ये द्वंद्व समास था आपका यार, छोटा सा क्या रहेगा? बोल क्या लिखो, तू कहेगा वैसे लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो। लो भाई इसका एग्जाम्पल लिखो, सच या सच, सच 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 सच, सच या झूठ, क्योंकि यहां भी बीच में क्या मिल सकता है? पाप या, अब दोनों एक साथ कर दोगे, या फिर मैं कहूंगा सत्य या असत्य, सत्य या असत्य। फिर लिख लो धर्म या अधर्म है।